हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स जीएस पेपर सॉल्यूशन की हमारी इस सीरीज के अंदर एक और हमारी ये वीडियो होगी जिसके अंदर मैं 6 दिसंबर की शिफ्ट 2 के अंदर पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस का आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस पूरी की पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन करके अपनी बाकी के शिफ्ट को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो, मैं वीडियो को थोड़ा-सा तेज़ यहाँ पर कवर कराऊँगा, तो अगर आपको स्पीड में कुछ इश्यू आता है, तो आप वीडियो को स्लो या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैशाखी प्रतिवर्ष किस माह में आपका मनाया जाता है? आपसे इस प्रकार के आर्ट एंड कल्चर और फेस्टिवल्स वाले पार्ट से आपके ऐसे सवाल रेगुलरली एसएससी ने पूछे हैं। बैसाखी मैं त्योहार की बात कर रहा हूँ, फेमस सिख फेस्टिवल के रूप में जाना जा रहा है। कौन से मंथ में आपका ये मनाया जाता है, ये आपसे पूछते हैं। तो देखो, स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन की शुरुआती दौर में आपका ये मनाया जाता है। मंथ इस टाइम पर जो आपका पड़ता है वो पड़ता है अप्रैल। पहली चीज हमने ये जान ली। एक हार्वेस्ट सीजन के रूप में या फिर हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए आपका ये सेलिब्रेट होता है। फेस्टिवल्स एक तरीके से यहाँ पर फार्मर्स आपके इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। पंजाब एंड हरियाणा, इन दोनों रीजन के अंदर ये काफ़ी मुख्यतः तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा इस त्योहार के आपको और भी कई सारे नाम देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई वेस्ट बंगाल के अंदर आपके इस बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वहाँ पर कहा जाता है आपका पोहेला बैसाखी। इसके अलावा इसी सेम फेस्टिवल को आपका असम के अंदर किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आपका बोहाग बिहू के नाम से। इसी सेम फेस्टिवल को आपका तमिलनाडु के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु में इसको कहते हैं आपका पुथांडू। इसी सेम त्योहार को अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई उत्तराखंड के अंदर किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर इसको बिहू के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर इसको उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसी सीजन के अंदर कृषि संबंधित या फिर हार्वेस्ट सीजन के फेस्टिवल के रूप में आपको ये त्योहार अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम के रूप में जानने के लिए मिलता है। तो अप्रैल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। इसके अलावा कुछ और आप ऐसे फेस्टिवल याद रख लीजिएगा, जैसे कि एक आपका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है गंगोर। ये आपका राजस्थान के अंदर सेलिब्रेटेड एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आपके स्प्रिंग और हार्वेस्ट सीजन के दौरान ये आपका सेलिब्रेट होता है। गणेश चतुर्थी के बारे में आपको सभी पता होगा। गणेश चतुर्थी ये आपका महाराष्ट्र रीजन के अंदर भगवान गणेश के को समर्पित एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके अलावा एक और आप याद रखिएगा, यशो यशोअंग। ये एक आपका मणिपुर राज्य के अंदर सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल है। तो ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स देखो आपसे रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं। मैं एक स्टैटिक जीके की आपकी इस यूट्यूब के चैनल पर वीडियो भी डालूंगा जिसमें अलग अलग राज्यों के जो इंपॉर्टेंट त्योहार हैं उनका जिक्र मैं आपसे करूँ। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि चोल अभिलेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। इन चार विकल्प में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसको आप भूमि मंदिरों को उपहार के रूप में जो दी जाती थी उसको कहा जाता था? क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर? तो होता क्या था, जो हम चोला किंगडम की बात करते हैं ना, तो वहां पर जो फंड आपका आता था या फिर जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको किंग यानी कि राजा की या तो आर्मी को मेंटेन करने में इस्तेमाल होता था, या फिर वहां पर अलग अलग टेम्पल्स या फिर जो फोर्ट यानी कि किले हुआ करते थे उसके निर्माण में किया जाता था। कई सारी वहां पर आपको अथॉरिटीज नजर आती थी। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर उन नामों का जिक्र करते हैं जो कि जो चोल वंश के अंदर इंस्क्रिप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनके अंदर इनका जिक्र है। कई प्रकार की जमीनें यानी कि लैंड हुआ करती थी। इसमें से सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर ही जान लेंगे कि वो वाली आपकी लैंड यानी कि भूमि जो कि आपकी टेम्पल्स को बनाने के लिए गिफ्ट कर दी जाती थी, इसको कहा जाता था आपका देवदान। तो इस सवाल का आपका ये आंसर हो गया। और भी कुछ आपको ऐसे नाम याद रखने चाहिए, जैसे कि एक हुआ करता था आपका ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया आपकी वो जमीनें हुआ करती थी जो कि ब्राह्मणों को गिफ्ट करी जाती थी। इसके अलावा आपको एक नजर आएगी वेलन वगाई। ये आपकी वो लैंड हुआ करती थी जो कि नॉन ब्राह्मण किसान ओनर टाइप के हुआ करते थे, उनको ये आपकी भूमि दिया जाकर करती थी। इसके अलावा एक आपको नजर आएगी शालभोगा। शालभोगा आपकी ये वो जमीनें हुआ करती थी जो कि स्कूल्स को बनाने या फिर स्कूल को मेंटेन करने के लिए आपकी दी जाती थी।
तो इनको यार याद रखिएगा, हो सकता है कल को इनमें से आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए। ये आपके कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि चोला इंस्क्रिप्शन के अंदर जमीनों के नाम के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं, उसके रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? तो यार देखो, एक करंट अफेयर का सवाल है जो कि आपके अपॉइंटमेंट वाले टॉपिक से बनता है। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर मैंने मंथ वाइज अपॉइंटमेंट्स की आपको वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, आप उसको यूज करिएगा सो दैट कि इस साल के करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप करेक्ट कर पाओ। अब यहाँ पर हम कुल मिलाकर सीवीसी की बात कर लेते हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, ये एक एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जिसको क्रिएट कब करा गया था? 1964 के अंदर क्रिएट करा गया। क्यों क्रिएट करा गया? कि भाई जो भी सरकारी एजेंसीज के अंदर करप्शन है उनको एड्रेस किया जा सके, उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। 2003 के अंदर पार्लियामेंट इसको एक दर्जा दे देती है। किस प्रकार का दर्जा दे देती है? इनको स्टैच्यूरी बॉडी का दर्जा दे देती है, यानी कि एक वैधानिक निकाय का दर्जा दे देती है, सो दैट कि ये अपने हिसाब से अपने नियम कानून बना सके अपनी फंक्शनिंग को चलाने के लिए। इसके अलावा आपसे हो सकता है कि कल को ये पूछा जाए कि भाई फर्स्ट जो मेंबर थे या फिर फर्स्ट जो चीफ थे आपके सीवीसी के, वो कौन थे? तो उसमें आप याद रखिएगा, नित्तूर श्री निवासा राजू। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि कौन है जो करंटली इसके ऊपर कार्यरत हैं। ये है आपके सुरेश एन पटेल, जिनको पिछले साल देश के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्तमान अनुसंधान और विश्लेषण विंग के प्रमुख के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो देखो, जब ये आपकी न्यूज में होती है ना, ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इनके जो वो है टेन्योर है, जो इनका कार्यकाल है, उसको उन्होंने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, जून 30 2023 तक के लिए। इसलिए आपका ये चर्चा में था। तो इसीलिए इन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताइए कि करंट चीफ कौन है, किसके द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने एक्सटेंड किया था, किसका टेन्योर? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम RAW यानी कि रॉ के नाम से भी जानते हैं। ये आपको नजर आएंगे समंत कुमार गोयल। ठीक है। तो अगेन वही वाली बात कि आपसे अगर कभी भी इस प्रकार की न्यूज आपको देखने के लिए मिले तो अपॉइंटमेंट के पद पर आप ऐसी चीजें देख लिया करो। रॉ की बात हो रही है, सभी को पता होना चाहिए कि इसकी फाउंडेशन 1968 के अंदर करी गई थी। एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की, जो कि कहीं ना कहीं उद्देश्य इसका क्या होता है कि भाई जो पॉलिटिकल, मिलिट्री या फिर साइंटिफिक या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है देश के अंदर, उनका डायरेक्ट अगर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से कोई आपका रिलेशन है तो उसको लेकर कोई पॉलिसी तैयार करें, उसके ऊपर ध्यान दें कि वहां पर कोई इस प्रकार की चीज तो नहीं हो रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई रॉ के जो पहले चीफ थे वो कौन थे, तो उसमें आप याद रखिएगा रामेश्वर नाथ काओ। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, रॉ के फर्स्ट चीफ के रूप में इनका नाम हमें जानना है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भारत ने कितनी बार राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किया, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम को भारत के अंदर कितनी बार ऑर्गेनाइज कराया गया? तो सभी को पता है 2010 का वो टाइम है जब कॉमनवेल्थ गेम्स का भारत के अंदर आयोजन हुआ था। उसके बाद कितने सारे करप्शन के आरोप लगे थे आप सब जानते होंगे। एक ही बार इसका आयोजन कराया गया है, 2010 के अंदर कराया गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताइए वो कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार होस्टिंग करी है? तो ऑस्ट्रेलिया का आपको नाम याद रखना है, जिन्होंने 5 टाइम्स यानी कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेमों के आयोजन कराए हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स आपके कहां पर आयोजित करे गए थे? तो ये आपके 1930 के अंदर कनाडा के अंदर आयोजित करे गए थे। तो ये संबंधित जानकारी है, उन्हें भी आपको याद रखना है। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक गहरे रंग के अक्रिस्टलीय पदार्थ को पहचान कीजिए जो सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। तो भाई ये आपका बन गया बायोलॉजी का सवाल। क्या कह रहे हैं कि आपको डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस को इसके अंदर 4 विकल्प में से आइडेंटिफाई करना है जो कि हाईली रेजिस्टेंट है। किसको लेकर? माइक्रोबायल एक्शन को लेकर। और ये आपका अंडरगो होता है डिकम्पोजिशन एक्टिविटी के अंदर बहुत ही स्लो रेट से। तो भाई इसको कहा जाता है आपका ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब आई होप आप समझते होंगे, ऐसे रेगुलरली आप बार बार चर्चाओं के अंदर देखते हैं, बार बार इसका नाम आप देखते रहते हैं। तो होता क्या है, जो कि इसने सवाल में ही आपको बता दिया कि है क्या चीज ये।
और इसको आप न्यूट्रिएंट्स का बैंक भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैंक फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों के बैंक के रूप में भी नज़र आता है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ह्यूमस की आपकी मिट्टी के अंदर। तो ये छोटी सी बात थी, याद रखना है आपको। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भाई ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से एक सवाल बन गया। कितने राज्य आपके बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं? तो 5 ऐसे राज्य हैं। अभी 5 राज्य कौन-कौन से हैं? आपका असम बाउंड्री शेयर करता है, आपका वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करता है, आपका मिजोरम शेयर करता है, आपका मेघालय शेयर करता है और आपका त्रिपुरा भी इसके साथ बाउंड्री यानी कि अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब भारत किस-किस के साथ करता है? अगर मैं भारत की बात करूँ, तो बांग्लादेश के साथ तो हमने जान लिया। हम चाइना के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, हम नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी हैं। उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो हम, यानी कि भारत अपनी सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो किसके साथ करता है? तो वो बांग्लादेश के साथ ही करता है। ये आपको याद रखना है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल है कि 1867 में बॉम्बे में स्थापित किसको लेकर हम पूछ रहे हैं, जिसने जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने जैसी मांगे अपनी उठाई थी। कब इसकी स्थापना हुई है? 1867 के अंदर बॉम्बे के अंदर। नाम आपको बताना है, तो भाई ये है आपका प्रार्थना समाज। इसके उद्देश्य को आपके सवाल के अंदर भी दिया गया है। प्रार्थना समाज की हम बात कर रहे थे, आपसे पूछा जाएगा कि किसने इसकी स्थापना करी थी? तो वहां पर आपको नजर आएंगे आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, तो इनके द्वारा स्थापना करी गई। बाकी सवाल के अंदर आपको बताया गया कि कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या आपका ये मूवमेंट था, उद्देश्य क्या था, ये सब चीजें हमने इसके अंदर जानी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है, क्या कहलाता है? हमने उस फेस्टिवल का यहाँ पर सवाल देखा जिसको तमिल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। तमिल सोलर मंथ के अंदर ये आपका आता है, इसका नाम आपको बताना है। तो भाई ये है आपका थाईपुसम। आप लोगों को आपके इस यूट्यूब के ऊपर फेस्टिवल्स की एक स्टैटिक जीके की मैं आपको 2.5-3 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये सवाल आपके बार बार आते हैं, ठीक है? तो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदू साउदर्न इंडिया के तमिल मतलब मंथ के अंदर, तमिल मंथ ऑफ थाई। थाई मंथ के अंदर कौन कौन से मंथ आते हैं? जैन टू फेब वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आपका ही पड़ता है। कौन से भगवान को ये आपका समर्पित है? तो ये है आपका मुर्गन। कौन है ये? ये हैं आपके शिव और पार्वती जी के बेटे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सन ऑफ शिव एंड पार्वती जी, मुर्गन। याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जीएसटी बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम। भाई आप सभी को पता है कि भाई जीएसटी आपका जो पास हुआ था बिल, वो कब पास हुआ था? 101वां अमेंडमेंट एक्ट था और ये आपका पास कब हुआ था? 2016 के अंदर आपका पास हुआ था। अब इससे आपको पूछा गया कि ऑपरेशनल कब किया गया, तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। ये आपसे पूछा जाता है। जीएसटी है क्या? एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपके मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया लगाया जाता है। अलग अलग इसके स्ट्रक्चर्स हैं, किसी किसी पर 5%, किसी पर आपका 12%, किसी पर आपका 18% और किसी पर आपका 28% की कैटेगरीज के अंदर लगाया जाता है। आपसे जीएसटी का मोटो अगर पूछ लिया जाए, ये मोटो वोटो भी पूछ लेता है, तो इसमें आपको याद रखना है, वन नेशन एंड वन टैक्स एंड वन मार्केट। तो ये क्या है? इसका मोटो है। याद रखोगे? याद रखना है। चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल है कि पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता है? हम पल्लवास के इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो भाई देखो, ऐसे ऐसे नाम आपके, अभी जैसे हमने शुरुआती दौर में चोलास के इंस्क्रिप्शन के अंदर जमीनों को किस किस नाम से जाना जा रहा था वो पूछ लिया। तो यहाँ पर पल्लवास के इंस्क्रिप्शंस के अंदर मर्चेंट्स के जो गठन हुआ करते थे, संगठन हुआ करते थे, उनको किस नाम से जानते हैं ये पूछ रहे हैं। तो इसको बोला जाता था आपका नगरम।
ठीक है, याद रखोगे। और भी देखो कई सारे आपके प्रकार यहाँ पर नजर आते हैं, जैसे कि उर होता है एक। उर ये क्या होता है? ये आपका एक प्लेस होता है, एक जगह होती है जहां पर जो आपके किसान या फिर पीजेंट्स हुआ करते थे वो रहा करते थे, और उनको उनका हेडमैन क्या करा करता था? हेड किया करता था, यानी कि उनका मुखिया। इसके अलावा एक आपको नाम सुनने में मिलेगा, सभा। सभा क्या है? ये आपकी वो जमीन हुआ करती थी जो कि ब्राह्मण्स को ग्रांट करी जा करती थी। ठीक है, एक आपका और नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, नगरम। ये आपका वो जगह हुआ करती थी जहां पर मर्चेंट और ट्रेडर्स आपके रहा करते थे। तो ये नाम मैंने आपको बता दिए, इनका जिक्र आपके पल्लवास के इंस्क्रिप्शन के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। पल्लवा किंगडम की या फिर पल्लवा डायनेस्टी की बात हो रही है, उसके फाउंडर का नाम पता होगा सबको। क्या नाम था पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम? सिम्हा विष्णु इज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। याद रखिएगा, पल्लवा कैपिटल के रूप में आपको, यानी कि पल्लवास की एक राजधानी के रूप में आपको कांचीपुरम का जिक्र बार बार सुनने के लिए मिलता रहता होगा। ये कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी पल्लवा राजाओं की। आगे आइए भाई, सुंदरम बालाचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? एक नाम दिया है सुंदरम बालाचंद्र, ये मेन प्लेयर है। इन चार विकल्प में से कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के? तो देखो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और फिल्म मेकर और म्यूजिशियन के रूप में इन्होंने अपना नाम अपने इस पूरे के पूरे जगत के अंदर बहुत अच्छे से हासिल किया। वीणा वादक के रूप में इनको जाना जाता है, वीणा बजाया करते थे ये। पद्म भूषण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पद्म भूषण इनको दिया गया था 1982 के अंदर। ऐसे सवाल भी आपसे पूछते रहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि 10 अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे? तो देखो यार, आपका करंट अफेयर से सवाल है। एन रंगास्वामी उस टाइम पर मुख्यमंत्री के रूप में आपको पुडुचेरी के अंदर नजर आ रहे थे। ऐसे सवाल बनते हैं, रेगुलरली बनते हैं, ठीक है। और इनकी ये चौथी टर्म थी। इसके अलावा आप सभी को पता है कि फ्रेंच पोजेशंस हुआ करती थी ये पुडुचेरी नवंबर 1954 तक, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन यूनियन के अंदर इसको आपका ट्रांसफर कर दिया गया था, ये बातें आपको पता होंगी। एन रंगास्वामी चेयरमैन। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि शुभ मंडल की जो औसतन ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो ज्योग्राफी के अंदर हम मल्टीपल एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती है उनको पढ़ते हैं, तो हम ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो लोअर मोस्ट जो लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी होती है? वो आपकी ट्रोपोस्फेयर ही होती है, जिसको हिंदी में हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो कितने तक होती है? ये आपको एवरेज हाइट औसतन 13 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड नजर आता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट होता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता। और आप सभी को पता है कि जो हम एयर वगैरह ब्रीथ करते हैं वो इसी वाले मंडल, इसी वाली लेयर के अंदर आपको नजर आती हैं। इसी के अंदर आपको बाकी की एक्टिविटीज जैसे कि रेनफॉल, फॉग क्लाउड्स, हेल स्टॉर्म, ये सभी चीजें इसी के अंदर आपको नजर आती हैं। इसके अलावा देखो और भी लेयर होती हैं, जैसे कि एक लेयर होती है उसे हम बोलते हैं आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट होती है वो आपकी एक्सटेंड होती है लगभग 50 किलोमीटर तक, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और जो आपके एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं ना, एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर वाले एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर ही आपको नजर आते हैं। इसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि जो ओजोन लेयर है वो आपको इसी के अंदर नजर आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आपका आएगा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की जो आपको औसतन आती है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का एक्सटेंशन आपको नजर आता है आपके अर्थ के सरफेस से। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको थर्मोस्फेयर के बारे में याद रखना है। थर्मोस्फेयर की जो मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत रैपिडली आपका राइज करता है। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो आपके इसी लेयर के अंदर होते हैं। फिर इसका आप दो दो लेयर में इसको थर्मोस्फेयर को डिवाइड करते हैं, एक आपका आयनोस्फेयर होता है और एक आपका एक्सोस्फेयर होता है। इस प्रकार से आपने पढ़े होंगे, बाकी मैंने यहाँ पर भी बताया, आगे भी हम देखेंगे इनसे रिलेटेड सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मैग्नीशिया का पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू कितना है? अब देखो, आपने एक नाम सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर 10वीं 9वीं क्लास के अंदर, मिल्क ऑफ, जिसको हम कहते थे आपका मैग्नीशिया। क्या है भाई ये? तो ये आपका मैग्नीशियम कंपाउंड है जो कि आपका एक्ट करता है किसके जैसे? एंटासिड के जैसे।
अब एंटासिड्स की अगर बात हो रही है तो आपको इसके पीएच के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है आपका पीएच वैल्यू 10। एंटासिड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, या फिर हम अगर पूछें कि भाई इसका जो यूज होता है वो किस लिए होता है, तो ये आपका बेसिक होने की वजह से जो एसिडिटी होती है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिक नेचर होता है, ये क्षारीय नेचर होता है, ऐसे मान लीजिएगा। इसके अलावा यार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक बार एक सवाल पूछा गया था कि भाई कौन व्यक्ति है जिसने ये नाम दिया था। एक आपके इंग्लिश फार्मासिस्ट हुआ करते थे, नाम है इनका चार्ल्स हेनरी फिलिप्स। इन्होंने 1872 के अंदर ये नाम इसको दिया था। याद रखिएगा पीएच स्केल पर ये आपको 10 वैल्यू रखता हुआ नजर आता है। अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, ये आपका वो पैमाना होता है जहां पर कोई चीज एसिडिक है या फिर एल्कलाइन नेचर की है, उसके बारे में उसके अंदर दिखने वाले हाइड्रोजन आयंस और उनकी सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को देखकर पता लगाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भाई अगर कोई भी चीज आपकी 0 से लेकर 7 तक के बीच में आती है तो वो आपकी एसिडिक होती है, और उसके परे ऊपर 7 से 14 तक के बीच में अगर आती है तो वो आपकी बेसिक नेचर की होती है। ये सब चीजें आपने देखी होंगी। चलिए आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है जिसका प्रमुख कौन होता है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो आपकी किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। और उसके हेड के रूप में कौन नजर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो आपके देश के प्रधानमंत्री नजर आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। आर्टिकल कौन सा आपको नजर आता है, 74 का सब क्लॉज 1, जहां पर रियल एग्जीक्यूटिव पावर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर पास होती है। और ये जो आर्टिकल है ये हमारे संविधान का प्रोवाइड करता है कि भाई हमारे पास एक मंत्री परिषद होनी चाहिए जिसका एक हेड होगा, और वो हेड कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस गायक को 2022 में कला वर्ग के तहत पद्मश्री प्रदान किया गया। आपके इस यूट्यूब के ऊपर इस साल 2023 के जो पद्म अवार्ड थे उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई है, उसको भी देख लीजिएगा। 2022 की आर्ट कैटेगरी के अंदर पद्मश्री इन 4 विकल्प में से किसको दिया गया ये पूछ रहे हैं, तो सोनू निगम को दिया गया था 2022 में। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या होता है? व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड ही कहते हैं ना, उसका परिमाण कहते हैं उसको। भाई मान लीजिए कि आपका एक्सलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 10 क्या है, ये आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो आपके एक्सलेरेशन यानी कि त्वरण की ये किस चीज को दर्शा रही है, ये इसके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड को दर्शा रही है। ठीक है, आगे आइए। मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी। तो भाई ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो राज्य सरकार होती हैं उनके अनाउंसमेंट को लेकर आपकी खबरें बनती हैं, मैंने आपकी इस यूट्यूब पर भी करा रखी हैं। तो ये आपकी 33% का आरक्षण यहाँ पर महिलाओं के लिए प्रोवाइड किया था त्रिपुरा सरकार ने, उसको लेकर ये आपका सवाल इन्होंने यहाँ पर पूछा है। अगला है 1980 में कहां पर परमहंस मंडली की स्थापना जाति के उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई। 1840 का टाइम है, आपका नाम दिया गया है यहाँ पर परमहंस मंडली का, जिसको स्थापित किया गया कि भाई ये आपका काम करेंगे ताकि ये अबॉलिश कर सकें कास्ट यानी कि जो ये जाति वगैरह टाइप की चीजें होती हैं। 1840 का मैंने यहाँ पर आपको टाइम दिया है, इसमें आपको याद रखना है कि बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। क्या काम था हमने वो भी जान लिया है। और सोशो रिलीजियस के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको ये नज़र आती है जिसका नाम हमने परमहंस मंडली जाना। और इसका जो एक क्लोज रिलेशन हुआ करता था वो मानव धर्म सभा से भी हुआ करता था। खैर फिलहाल हमारे लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ता है। अगला है, फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो यह क्या है। फुटबॉल के अंदर जब कोई बॉल स्ट्राइक करती है फ्रेम ऑफ द गोल से या फिर रेफरी से, और वो विद इन दी गोल एंड टच लाइन आपको नजर आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं। भाई आपका ये गोल पोस्ट है, आपका इस गोल के अंदर यहाँ पर इससे टकराकर बॉल आपकी अंदर ही सीमा के अंदर ही अगर दिख रही है, या फिर रेफरी खड़ा हुआ है रेफरी से टकराकर अगर यही है बॉल, तो ये क्या है, ये आपका जो गेम है वो तो अभी भी चालू है ना, तो स्टिल इन प्लेस को कहा जाता है, क्योंकि वो बाहर तो गई ही नहीं है। तो ये आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे। आई थिंक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो कि आपके पूछ लिए जाते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ पर करी गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग
स्थापित करा गया आपके इन 4 विकल्प में से कहाँ पर? तो देखो पहली चीज़ कि ये आपका 1966 के अंदर इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत इसको स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया? देहरादून के अंदर इसको स्थापित किया गया। और किस लिए होता है ये रिसर्च या फिर जो एडवांस स्टडी होती है, ट्रेनिंग होती है रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में, जीपीएस टेक्नोलॉजी या फिर उनके मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में, यहाँ पर ये आपको नज़र आती है। याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है आपका कि इन 4 विकल्प में से वो क्या चीज़ है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियोजन और लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का लक्ष्य नहीं था? मैं मॉडर्नाइज़ेशन की बात कर रहा हूँ। एज़ अ गोल ऑफ प्लानिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज़ नॉट एम्ड एट। किस पर इसका एम नहीं था? क्या इसके अंदर आपको वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल को अडॉप्शन की बात थी? बिल्कुल नहीं है, पहला ही आपका गलत हो जाएगा। मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब ये नहीं था कि आप वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल को अपनाने लगो, कि वहाँ के लोग जैसे करेंगे उसको करेंगे। इसके अंदर हम सोशल आउटलुक के अंदर एक चेंज लाना चाहते थे, कि हमारा जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज़ के प्रोडक्शन के अंदर हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। ये नीचे के 3 जो हैं ये इसके उद्देश्य के अंदर नज़र आते हैं। किसके उद्देश्य? मॉडर्नाइज़ेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम लाइफ़स्टाइल को मॉडर्नाइज़ करेंगे, उसका अडॉप्शन हमें यहाँ पर नहीं नज़र आता है। ये पूछना चाह रहा था ये आपसे। अगला सवाल है कि 1664 में ट्रेपेजियम में 5वें तारे की खोज किसने की थी, जो तारामंडल ओरियन में एक तारापुंज मिनी तारामंडल के रूप में नजर आता है? 1664 का टाइम है, किसने डिस्कवरी करी? फिफ्थ स्टार ट्रेपेजियम में एक एस्टेरियम के रूप में, जिसे मिनी कॉन्स्टलेशन के रूप में कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओरियन में। देखो ये थोड़ा सा, आई नो सवाल आपके लिए खतरनाक सा होगा। तो एक आपको व्यक्ति नज़र आते हैं जिन्हें नेचुरल फिलोसोफर, साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। नाम है इनका रॉबर्ट हुक। ठीक है? तो इनके द्वारा ये आपका फिफ्थ स्टार ट्रेपेजियम जो एक मिनी कॉन्स्टलेशन ओरियन के अंदर नज़र आता है, इसकी इन्होंने खोज करी थी। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक का नाम यहाँ पर। अगला है, भाई देखो यहाँ पर आपको कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए है, कॉलम बी है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की डिजीज नजर आ रहे हैं और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं ये नजर आ रहे हैं। ये विकल्प थे, ये आपको बताना है। देखो एक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्विशिरकर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये आपकी प्रोटीन की वजह से होने वाली एक डेफिशिएंसी है, जिसे आप कैलोरी डेफिशिएंसी से भी अनकम्पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्रियशुक्कर का क्या हो जाता? इसका हो जाता आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता था। वीक बोन्स और मसल्स की जब बात होती है तो यहाँ पर आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। एनीमिया की बात करते हैं, आयरन की वजह से होने वाली डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर आपका 3rd आ जाता। गोइटर की बात करते हैं तो आयोडीन की वजह से होने वाला या फिर उसकी डेफिशिएंसी से होने वाला आपका ये रोग है या फिर कमी से होने वाला आपका ये डिजीज़ है, तो ये हमारे बनते। इनके बारे में भी हमने जान लिया। तो यार ये थी आपकी एक और शिफ्ट का डिस्कशन। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि आप वीडियो को, उसकी स्पीड को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाकर जो ऑल वाला ऑप्शन है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि सभी शिफ्ट का जो कंबाइंड लिंक है प्लेलिस्ट का, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।